शेयर मार्केट के बारे में एक एक बेसिक्स बात करने से पहले मैं चाहता हूं कुछ आप लोगों के सामने ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखूं जिसकी वजह से आपके अंदर शेयर मार्केट को लेके इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे हम यहाँ इन्वेस्ट करें, क्या क्या सीखना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जहां पे इंटेलिजेंट क्वोशेंट से ज्यादा इमोशनल क्वोशेंट की जरूरत पड़ती है। हम हमेशा आईक्यू की बात करते हैं, ईक्यू की बात बहुत कम करते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये इन्वेस्टिंग जर्नी आईक्यू से ज्यादा ईक्यू पे डिपेंड करती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? रेसिस्ट हम अपने आप को कैसे करें, फियर से कैसे बचें और ग्रीड को कैसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, इन सब बातों को बताने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं। पावर ऑफ होल्डिंग। हम हमेशा बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको रिटर्न मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स मैं शुरुआत करता हूं राकेश झुनझुनवाला से। इनका नाम आप सबने सुना होगा, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो राकेश झुनझुनवाला ने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी लगभग 1985-86 से शुरुआत की थी और जो उनके पास इनिशियल कैपिटल था टू इन्वेस्ट वो 5,000 रुपीज था। अगर मैं आज के डेट की बात करूं, रिसेंटली वो हमारे बीच नहीं रहे हैं ड्यू टू हेल्थ रीजंस, काफी मल्टीपल फेल्योर्स। तो अब आज के डेट में जो उनका नेट वर्थ है वो है 40,000 करोड़। अब आप सोचेंगे 5,000 रुपया 40,000 करोड़ बन जाना ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सा, इम्पॉसिबल सा अमाउंट लगता है। बिल्कुल सही बात है, बट ये ऐसे ही नहीं बना है। कुछ स्टॉक्स के मैं नाम लूंगा, जैसे आप उनके बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे टाटा टी, जो उनका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट था, जो उन्होंने 43 रुपीज में खरीदा और 145 पे वो 3 महीने में ही चला गया, जो कि उनके इन्वेस्टमेंट को लगभग 3 to 4 टाइम्स रिटर्न दे दिया। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो उनके पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रखता है, टाइटन कंपनी। आपने सुना होगा जब राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक को खरीदा था तो वो 3 रुपए का था और आज के डेट में अगर उसका हम हाई देखें कुछ टाइम पहले का तो वो 2700 तक गया है। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम 3 रुपीज टू 2700? बट अगर आप ये सोचिए, हम आपकी बात करते हैं एक जनरल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की, तो अगर आपने उस स्टॉक को 3 रुपए में खरीद लिया होता, जनरली हम क्या करते हैं, अगर वो 6 रुपए पे भी जाता तो हमें दिखता है अरे ये तो 100% रिटर्न आ गया और हम बेच के निकल जाते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है जो मैंने आपको कहा है, इमोशनल कंट्रोल। अगर आपको दिख रहा है कि किसी स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स दे सकता है, तो व्हाई टू सेल? वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि सही टाइम क्या है किसी स्टॉक को बेचने का, या कब तक आप सजेस्ट करते हैं कि किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? आप जानते हैं उनका रिप्लाई क्या था? फॉरएवर। आपको हमेशा होल्ड करना है। You do not have to sell your stock if you know that stock is going to do great in the future। तो आप कहेंगे हमेशा होल्ड करके रखने का क्या फायदा? ऑब्वियसली जब जरूरत है आप उसके पार्ट्स बेच सकते हैं, कुछ स्टेक बेच सकते हैं। यही है पावर ऑफ होल्डिंग। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो लोग हाईली क्वालिफाइड है, उनके पास बहुत कैपिटल होता है। चलिए हम बात करते हैं एक कॉमन मैन की। कुछ टाइम पहले 2017 में एक न्यूज फ्लैश हुआ था, CNBC पे सवाल जवाब भी हुआ था, इवन जी न्यूज पे भी। तो उसमें एक किसी इंडिविजुअल ने, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उसने क्वेश्चन पूछा था, वो QA सेशन था, कि उसने अभी कबर्ड साफ करते हुए देखा कि उसके पास कुछ पेपर के फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट था, वो 20,000 MRF के शेयर निकले। ये बात 2017-18 की है। उस टाइम में MRF के शेयर का जो प्राइस था वो लगभग 64,000 था और उसके पास जो शेयर्स थे वो 20,000 यूनिट थे। उसके दादाजी ने लगभग 90s के टाइम पे खरीदा था। अब चूंकि उसको ये बात पता ही नहीं थी कि उसके ग्रैंडफादर ने इतना बड़ा, मतलब MRF का इतना क्वांटिटी शेयर खरीद रखा है और उसकी करंट मार्केट प्राइस अभी क्या है। तो अब यहाँ पे भी देखिए क्या आ रही है एग्जाम्पल सुनने के बाद,
पावर ऑफ होल्डिंग एंड बीइंग स्टे इन्वेस्टेड। अगर उसको पता होता तो शायद 1990 में आई थिंक 500 रुपए के करीब होगा एमआरएफ का शेयर, और अगर उसको पता होता उसके इंफॉर्मेशन में तो शायद 1000, 2000 या 5000 पे आता तो वो बेच के निकल गया होता। तो एक्चुअल जो उसको आज रिटर्न मिल पा रहा है, अगर मैं बताऊं आपको, तो एमआरएफ के शेयर्स ने 90,000 के प्राइस को टच किया था। तो आप अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, 20,000 units of MRF shares multiplied by 90,000, it will come to 180 crores। बट ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उसने होल्ड करके रखा अननोइंगली। तो यही तो बात है यहाँ कि आपको जानते हुए भी होल्ड करके रखना है। तो ये हमें बताता है कि अगर स्टॉक मार्केट में आपने अच्छे स्टॉक्स को पिक किया है, अच्छे स्टॉक्स को पिक करने से ज्यादा जरूरी होता है उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना। मैं एक दो एग्जांपल की और बात करता हूं जो मुझसे खुद से रिलेटेड है। 2020 में मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स को ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्च 2020 में अप्रैल के आसपास वो 65 रुपए पे आ गया था। तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका रेवेन्यू 3 लाख करोड़ है, वो इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। मैंने कुछ टाइम पढ़ना शुरू किया और मैंने जाके 120 रुपए पे उसको खरीदा था, क्योंकि मार्च 2020 में मैं उसको देख नहीं पाया था कि वो उस प्राइस पे है। एक्चुअली वो मेरे नो में आया था सितंबर में, अगस्त सितंबर में। तो मैंने 120 पे खरीद के उसको इन्वेस्ट करके रखा। अब जैसे मेरे कुछ कलीग्स हैं या फ्रेंड है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड नवीन, मैंने उसको भी सजेस्ट किया। उसने लगभग 150 पे खरीदा और जब वो 300 रुपए पे आया टाटा मोटर्स का शेयर, वो बेच के निकल गया, क्योंकि उसे 100% रिटर्न मिल गया। अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने आज भी उस स्टॉक को इन्वेस्ट करके मैं उसमें आज भी इन्वेस्टेड हूं। और आप देखेंगे तो ये टाटा मोटर्स आज के डेट में 480 तक पे है, 60-80 पे। यानी कि अगर 300 पे मैं भी बेच के निकल जाता तो 100% तो रिटर्न, मोर देन 100% रिटर्न ले लिया। बट आज भी मैं इन्वेस्टेड हूं, बस साल भर का फर्क है, और वो 120 से 480 यानी कि 4 टाइम्स। और मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि वो आगे भी रहेगा, तो इसलिए मैं इन्वेस्टेड हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा रिसर्च था, मैंने खुद का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात आती है कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका हाल बहुत बुरा हुआ है। अगर मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं रिलायंस पावर की बात करूं, अगर मैं यस बैंक की बात करूं, तो अगर आप इन सारे DHFL की बात करूं, वोडाफोन की बात करूं, तो इन लोगों ने अच्छे खासे इन्वेस्टेड अमाउंट को जीरो भी किया है। सारा का सारा खेल यहीं पे है कि हाउ टू पिक अ गुड स्टॉक, और उससे भी ज्यादा जरूरी है स्टेइंग इन्वेस्टेड व्हेन यू हैव ऑलरेडी पिक्ड दैट गुड स्टॉक। हमने जब राकेश झुनझुनवाला की बात की है तो हमने सिर्फ वो स्टॉक देखे या जो हमें न्यूज में ज्यादातर दिखते हैं जिन्होंने उसे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट ये भी सिर्फ एक साइड है पिक्चर का। ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला ने वो सारे वैसे ही स्टॉक पिक किए जिन स्टॉक्स ने उसे 1000 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दिया हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा रिटर्न नहीं दिया या बिल्कुल मिनिमम रिटर्न 5%, 6% के करीब दिया है। तो अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं कि कभी भी हमें इस कोशिश में नहीं रहना चाहिए कि हम हर वैसा ही स्टॉक हम चुनेंगे या जो हमारे पोर्टफोलियो में होगा वो सारे स्टॉक एक जैसा परफॉर्म करे। बस डिफरेंस क्या है, वो कुछ अच्छे स्टॉक जो उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिए उनके साथ ही वॉज स्टेड इन्वेस्टेड। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, डेल्टा कॉर्प का, फेडरल बैंक का, इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग हाउस का। ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में थे, बट इन स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो इसलिए कभी भी 100% बहुत अच्छा स्टॉक ही हम पिक करें, ये एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। तो अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, स्टॉक पिक करना कैसे पिक करें। यहाँ पे फिर मैं आपको एक वॉरेन बफेट का कोट बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था अपने एनुअल जनरल मीटिंग में, जो बर्कशायर हथवे है उसमें, कि अगर स्टॉक पिकिंग या इन्वेस्टिंग कैलकुलस जैसी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रखता
हैवी, मतलब जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, तो शायद आज मैं इन्वेस्टर ना होता, न्यूज़पेपर बेच रहा होता। लाइटर नोट पे उन्होंने कहा था, बट ये बात बहुत ही सही है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पीटर लिंच की एक बुक मैं पढ़ रहा था, बीटिंग द स्ट्रीट, और बुक में ही नहीं और जगह भी ये एग्जाम्पल मेंशन है। उसमें ये बताया गया कि 1990 में एक स्कूल में टीचर्स ने एक प्रोजेक्ट की तरह काम किया था बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में अच्छे स्टॉक पिकर और इन्वेस्टर बन सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ बच्चों को 7th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, वो उनसे स्टॉक पिक करने के लिए कहा गया, और ये देखा गया कि जो स्टॉक्स उन बच्चों ने पिक किए थे वो अगले 2 साल में कितना रिटर्न आया उन स्टॉक्स में, और उनका कंपैरिजन किया गया यूएसए के इंडेक्स स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 से, और साथ में वो सारे म्यूचुअल फंड से। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं कि जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे या जब रिजल्ट आया, तो ये पाया गया कि उन बच्चों ने जिन स्टॉक्स को पिक किए थे उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 70% था 2 साल में, और ऑन एन एवरेज जो पूरे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स का रिटर्न था, जैसे हमारे कंट्री में सेंसेक्स या निफ्टी का रिटर्न है, उसका था 29%। तो आप पाएंगे कि बच्चों ने पूरे जो स्टॉक पिक किया वो इंडेक्स से भी 3 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया। साथ में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो काफी सारी पढ़ाई फाइनेंशियल स्टडीज करने के बाद जब वो मैनेजर बनते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक चुनते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न देखा गया तो 99% म्यूचुअल फंड्स जितने थे उनसे बेटर रिटर्न उन बच्चों के चुने गए स्टॉक के पोर्टफोलियो ने दिया। अब आप ये सोचेंगे कहाँ वो 5th 6th 7th के बच्चे वो ऐसा कैसे कर पाए? बहुत सिंपल था, उन्होंने उन कंपनीज को चुना जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद यूज कर रहे थे, जिनका नाम वो सुन रहे थे। वॉलमार्ट है, वॉल्ट डिज्नी है, पेप्सिको है, बारबी है, वो सारी चीजें जो बच्चे खुद ही यूज कर रहे थे। तो एक सिंपल आइडिया तो हमें यहाँ से मिलता है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम उसके खुद कंज्यूमर हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उस प्रोडक्ट्स के, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के हम खुद कंज्यूमर हैं, तो उन कंपनी ने तो अच्छा करना ही है, क्योंकि उसके इतने सारे कस्टमर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी को अच्छा फ्यूचर में करना ही है, रेवेन्यू बढ़ना है, प्रॉफिट बढ़ना है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करके आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमें हमेशा उन स्टॉक को ही पिक करना चाहिए, उन कंपनी को ही चुनना चाहिए जिसको हम समझते हैं। और एक और आसान तरीका, आप जिस फील्ड से खुद बिलोंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके फील्ड से रिलेटेड वाली कंपनी को आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अगर कोई इंजीनियर्स है तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनीज को अच्छे से जान पाएगा, अगर कोई कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी में काम कर रहा है तो वो उसको बेहतर तरीके से जान पाएगा। तो कभी भी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो उन स्टॉक्स में ही करें जिनको हम बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं एक लाइटर नोट पे बात बताऊं, कुछ टाइम पहले ही मेरा एक दोस्त कह लूं, उसने मुझे एक स्टॉक का इंफॉर्मेशन भेजा, वो उसको खरीद नहीं पा रहा था। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो एक्सचेंज के तरफ से थी या ब्रोकिंग के तरफ से, तो मैंने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तुम इसलिए नहीं खरीद पा रहे हो। फिर मैं जब शाम में लौटा कॉलेज से तो मैंने उससे पूछा कि ये कंपनी करती क्या है। जैसे ही मैंने पूछा ये कंपनी क्या करती है, ही स्टार्टेड गूगलिंग, गूगल करना शुरू कर दिया। मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, वो उस स्टॉक को खरीदने जा रहा था जिसके बारे में उसे ये भी नहीं पता था कि वो कंपनी करती क्या है। तो अगर आप इस तरह से स्टॉक को चुनते हैं तो आप खुद डिसाइड करिए कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा। सो अल्टीमेटली एट द एंड इट लाइज इन योर हैंड, सो यू डिसाइड। तो अब बात आती है रिस्क की। तो सिंपल सी बात है, हर तरह के स्टॉक्स हैं, हर तरह के इंडिविजुअल हैं। अगर आपका एपेटाइट, आप अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रिस्क अवर्स हैं, तो आप ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करें, जहां पे आपको रिटर्न 12%, 10 to 12% आराम से मिलता है। और वो ऐसी कंपनीज हैं
जो कि इतनी बड़ी है साइज में, जो कि डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टीसीएस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इन्फोसिस का, विप्रो का, टाटा मोटर्स का, टाटा स्टील का, अगर इन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो भले हमें रिटर्न बहुत ज्यादा ना मिले, बट इतना रिटर्न जरूर मिलता है जो कि और इंस्ट्रूमेंट से काफी अच्छा है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो 12% है। आपने अगर आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो अब अगर मुझे ये देखना है ये मेरा 1 लाख डबल कब होता है, कितने टाइम पीरियड में, गिवन कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो इसका बेस्ट फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का कि अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट डबल होने में कितना टाइम पीरियड लेता है, तो यू कैन फाइंड इट आउट इजिली। जस्ट टेक द नंबर 72 एंड डिवाइड इट बाय द percentage of return or rate of return that you will be getting on your investment. For example, मैंने आपको कहा 12% रिटर्न है, तो it means 1 lakh will become 2 lakh after 72 divided by 12. 6 years में ये डबल हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो वो 1 लाख का 2 लाख बन गया 6 साल में, फिर वो 6 से 12 साल में कितना बन जाएगा, 2 से 4, 12 साल से 18वें साल में वो कितना हो जाएगा, 4 से 8, और फिर 24वें साल में वो 8 से 16। तो अगर आप देखते हैं कि 24 इयर्स बाद आपका 1 लाख कितने में कन्वर्ट हो गया, 16 लैक्स में, और आपने बिल्कुल लो रिस्क के साथ 12% के एक्सपेक्टेशन के साथ ब्लू चिप्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अगर आपकी एपेटाइट थोड़ी ज्यादा है रिस्क लेने की, आप थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हो, तो अगर हम थोड़े ग्रोथ वाले वो कंपनीज जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, और अभी वो अपने इनिशियल स्टेज पे है और हमें दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा करेगी आगे जाके, ऑब्वियसली रिस्क एसोसिएटेड है, बट अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो हो सकता है वहां रिटर्न आपको 18% तक मिल जाए। तो अब हम सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो 1 लाख इन्वेस्टेड एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 18%, ये आपको कितने साल में कर देगा, 4 इयर्स में डबल, 8 इयर्स में वो 2 फिर हो जाएगा आपका 4, 12 इयर्स में हो जाएगा आपका 4 से 8, 8 से फिर 16, 16 से 32, 32 से 64। यानी कि अगर आप सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड हो थोड़े ज्यादा रिस्की असेट्स में, तो आपके पास 64 लाख रुपीस होंगे, जो कि 1 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, रिस्क हर जगह है, कहां रिस्क नहीं है, तो आपके एपेटाइट पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, आप शेयर मार्केट में जब आओ तो बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत आओ। हम ये सोच के आते हैं कि ओके वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, अब हमारा पैसा रातों रात या 1 महीने 6 महीने में डबल हो जाएगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही रैशनल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसी सोच के कारण लोग पैसा गवाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी होती है। शॉर्ट टर्म में हमेशा स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है, जिसकी हम बात करेंगे आगे, और लॉन्ग टर्म में वो हमेशा ही ऊपर जाता है, ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे स्टॉक को पिक किया है तो अगर हम प्रैक्टिकल, रैशनल, सेंसिबल एक्सपेक्टेशन के साथ अगर स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आप 100% यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। होप जो भी मैंने आपको बताया ये आपके समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि किस तरह हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।